एक बार फिर से केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग देखते हैं, इस बार हम लोग एल्कोहल, फिनाल और ईथर को देख चुके हैं। हम लोग ईथर का नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। ईथर का नाम कैसे लिखते हैं हम इस पर चर्चा करते हैं। ईथर देखते हैं, ईथर का जो नाम होगा वह कैसे लिखेंगे। तो ईथर के हम लोग दो नाम लिखेंगे, एक तो होगा IUPAC और दूसरा होगा आपका सिंपल नॉमेनक्लेचर। तो IUPAC और सिंपल दो प्रकार के हम लोग नाम पढ़ेंगे। देखते हैं, अभी हम इसको बता चुके हैं कि एक सिमेट्रिकल ईथर होता है, सिमेट्रिकल ईथर, और एक अनसिमेट्रिकल। तो हम सबसे पहले सिमेट्रिकल ईथर के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी जो नेमिंग होती है वह कर लेते हैं। सिमेट्रिकल ईथर जैसे इस RO और R, ये आपका है। अभी R की जगह पे अगर CH3 रहे, O और CH3 इधर भी रहे। R की जगह पे अगर C2H5 रहे, O और C2H5 रहे, मतलब आप कह सकते हो कि दोनों तरफ के जो एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच होंगे वह समान होंगे। अच्छा, अब देखिए, इसका सबसे पहले हम IUPAC लिखते हैं, फिर इसके बाद सिंपल नेमिंग करते हैं। तो अगर हमें IUPAC लिखना होगा तो हम एक तरफ किसी कार्बन को काउंट कर लेंगे। मान लीजिए इसको एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N मेथेन, और इसके लिए हम लोग बोलते हैं मेथॉक्सी, मेथॉक्सीमेथेन। ये आपका मैथ और O के लिए ऑक्सी, मेथॉक्सी, और इसके लिए मेथेन। बाकी सिंपल जो नॉमेनक्लेचर होगा आपका, सिंपल जो नॉमिंग होगी वो ये होगी कि हम लोग इसको बोल देते हैं डाई एल्किल ईथर, डाई एल्किल ईथर। यानी यहाँ पर दो एल्किल, अब मेथिल है तो डाई मेथिल और ईथर, डाई मेथिल ईथर। ये आपका सिंपल नॉमेनक्लेचर हुआ। ये आपका क्या हुआ, सिंपल हुआ। ये आपका क्या हुआ, IUPAC। IUPAC जो लिखेंगे हम लोग लिखेंगे एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में, एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में। और सिंपल नॉमेनक्लेचर जो लिखेंगे वह आप किस पे लिखेंगे, डाई एल्किल ईथर के रूप में। डाई एल्किल जगह पे आपका मेथिल है और ईथर लगा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं IUPAC कैसे लिखते हैं, एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में। तो इस तरह से, उसी प्रकार अगर हम लोग इसका लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दो पहले हम IUPAC लिख लेते हैं, IUPAC लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, होगा ये, इसको आप लिखो, एक को काउंट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, एथेन, एथेन, और इसके लिए एथॉक्सी। तो क्या नाम होगा, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। बाकी आगे अगर बढ़े हम लोग देखें इसमें अगला कैरेक्टर, तो हम लोग सिंपल नामिंग के ऊपर अगर जाते हैं, इसके बारे में अगर समझते हैं, सिंपल क्या होगा, डाई एल्किल ईथर, यानी डाई एथिल इस बार है, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। IUPAC आप कैसे लेंगे, एल्कॉक्सी एल्केन ग्रुप में, एथॉक्सी एथेन आपका हो गया। और सिंपल नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, डाई एल्किल ईथर, डाई एथिल ईथर। आपका ये हुआ सिमेट्रिकल, मतलब जब दोनों तरफ समान कार्बन रहे तब के लिए क्या बोल देते हैं, सिमेट्रिकल। इसी प्रकार आप लोग जितने भी आएंगे सबको लिखते चले जाएंगे। बाकी इसके जो और ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, हम लोग जब यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल बताएं। आपको यहाँ प्रोसेस बता दे रहे हैं, एल्कॉक्सी एल्केन और डाई एल्कॉक्सी डाई एल्किल ईथर के रूप में हम लोग इसको लिखते हैं। तो हटाते हैं, आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी। अगली बात पर चलते हैं, ईथर का अनसिमेट्रिकल पार्ट। ईथर का जो हो जाएगा अनसिमेट्रिकल, ईथर का जो अनसिमेट्रिकल पार्ट है, तो ये कैसे लिखना है,
अब देखते हैं अनसिमेट्रिकल का होता है ROR डैश, ROR डैश। ये हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसके लिए होता है आपका IUPAC। वो क्या होता है, उसके लिए जो ज्यादा कार्बन वाला, अगर ये ज्यादा कार्बन रहेगा तो इसको हम लोग एल्केन लिख देंगे, एल्केन के रूप में, और कम कार्बन वाले को एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी, यानी इसका भी क्या नेमिंग होगी, एल्कॉक्सी एल्केन। फिर से सुन लेते हैं, ज्यादा कार्बन वाले को हम एल्केन में लिख देते हैं, मैक्सिमम कार्बन, मैक्सिमम कार्बन, मैक्सिमम कार्बन वाले को हम लोग एल्केन में लिखते हैं, बाकी मिनिमम कार्बन वाले को हम लोग किस में लिखते हैं, एल्कॉक्सी। यह क्या होगा आपका मिनिमम कार्बन। जैसे ये तो आपका IUPAC हुआ। अगर हम सिंपल नॉर्मिंग में पढ़ें तो इसका सिंपल नॉर्मिंग क्या होगा, होगा एल्किल एल्किल, एल्किल एल्किल ईथर। और एल्किल एल्किल, उस एल्किल को हम ज़्यादा प्रियॉरिटी देते हैं जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। जैसे एथिल और मेथिल आ जाएगा, अभी मान लीजिए यह आ जाए, एथिल आ जाए और मेथिल आ जाए, तो हम जानते हैं ई अल्फ़ाबेटिकली एम से पहले आता है, तो हम लोग पहले एथिल लिखेंगे एल की जगह, फिर इस एल की जगह पे मेथिल लिखोगे, आप ईथर लिखोगे। सिंपल जो नेमिंग होगी वह इस तरह से करोगे। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम्पल आप लोग देख करके समझ जाएंगे क्या होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर हम लोग इसको लिखें CH3OC2H5, इसकी नेमिंग अगर करें तो इसकी नेमिंग क्या होने वाली है, हम लोग समझ सकते हैं कि दो कार्बन, ज्यादा कार्बन वाला पहले हम IUPAC लिखते हैं, ज्यादा कार्बन वाला एथिल, दो कार्बन के लिए एथ और एन, एथेन लिख लिए काउंट करके, इसके बाद इसको क्या लिख देंगे, मेथॉक्सी। अभी हम वही बात बताएं आप लोगों को कि एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी कम कार्बन वाले को, यानी एक कार्बन है तो मेथॉक्सी हो जाएगा, ज़्यादा कार्बन वाले को एल्केन रूप में, मैक्सिमम कार्बन को एल्केन यानी एथेन, दो कार्बन होते थे। अगर हम इसमें सिंपल नेमिंग करना चाहें, सिंपल नेमिंग, तो क्या होगा आपका, सिंपल नेमिंग के लिए अगर हम देखें तो इस हम एथिल और ये मेथिल, इसके लिए अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एथिल, फिर इसके लिए लिखेंगे मेथिल और ओ के लिए लिखेंगे ईथर, एथिल मेथिल ईथर, आपका ये हुआ मेथॉक्सी एथेन या एथिल मेथिल ईथर। आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी कैसे हम लोग कर रहे हैं। आगे की एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। बाकी आप लोगों को सब बताया गया है IUPAC वाले टॉपिक में। देखिए अगर हम ले लें यह C2H5OC3H7, यह हो जाए तो अभी आप लोग इसका अगर IUPAC लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अनसिमेट्रिकल है, दोनों तरफ इधर 3 कार्बन इधर 2 कार्बन, अगर दोनों तरफ कार्बन भिन्न भिन्न हो जाए, इधर 3 इधर 2 है, यानी कार्बन तो डिफरेंस है, कार्बन भिन्न भिन्न है, अगर कार्बन आपके भिन्न भिन्न हो जाते हैं तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, अनसिमेट्रिकल। ऑक्सीजन से जुड़े दोनों तरफ के कार्बन जो होते हैं वह भिन्न भिन्न अगर हों तो अनसिमेट्रिकल होगा आपका। अब देखिए इसमें हम बताएं कि अगर हम IUPAC लिखना चाहें, IUPAC, तो आपका क्या होने वाला है, होने वाला है कि जो ज़्यादा कार्बन रहेगा उसको हम लोग एल्केन में लिखेंगे, तो प्रोपेन, प्रोपेन हो गया 3 के लिए, बाकी इसके लिए क्या, एथॉक्सी, यानी इसकी नेमिंग क्या होगी, एथॉक्सी प्रोपेन, 2 कार्बन के लिए एथॉक्सी, इसके लिए प्रोपेन। अगर हम सिंपल नेमिंग में देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल, सिंपल में हम लोग ये लिख सकते हैं
कि इसके लिए प्रोपिल, इसके लिए एथिल, तो अल्फ़ाबेटिकली एथिल पहले आएगा। एथिल माने एल्किल, एल्किल ईथर, तो एथिल प्रोपिल और इसके लिए ईथर, एथिल प्रोपिल ईथर। ये आपका होगा सिंपल, ये होगी आपकी आयुपैक। तो आयुपैक ऊपर वाला है, सिंपल नीचे। इसी प्रकार अगर हम ये भी एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल लें तो देखते हैं। जैसे हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में ले लेते हैं, जैसे आपका ये रहा बेंजीन O और CH3। इसका सिंपल जो नाम होगा वह फेमस है एनिसोल। एनिसोल नाम से ये फेमस है, सिंपल नॉमेनक्लेचर। बाकी अगर इसको हम लोग IUPAC में लिखना चाहें तो इसको हम बेंजीन, इसको हम मेथॉक्सी। तो IUPAC क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी और बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। और इसका फेमस नाम है एनिसोल। हम लोग एनिसोल नाम से इसको जानते हैं। ये आपका फेमस नेम ही इसकी एनिसोल होगी। बाकी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी बेंजीन। आप लोगों को यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी कि हम लोग इसमें ईथर में नेमिंग किस प्रकार से करते हैं। ईथर में जो अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल ईथर होते हैं उसमें नेमिंग किस प्रकार से करते हैं। बाकी हम लोग ऑक्सीरेन और इपॉक्सी को कैसे नेमिंग करते हैं हम लोग पीछे वाली क्लास में पढ़े हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये रहा आपका इस टॉपिक में क्लियरिफिकेशन, जो भी रहा आपका आपके सामने क्लियर कर दिया गया। तो यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। और अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इस चैप्टर को, तो आगे वाली बात को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। आगे वाली बात ये है कि हम लोग इसके स्ट्रक्चर में, हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। एल्कोहल, फिनाल और ईथर के, एल्कोहल, फिनाल और ईथर, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो पढ़ते हैं। देखिए एल्कोहल, फिनाल और ईथर देखते हैं। एल्कोहल अभी होता क्या है, ROH, ये आपका एल्कोहल है। फिनाल क्या होता है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अभी लिख लो AR एरोमेटिक और OH, ये आपका फिनाल है। और ईथर आपका क्या होता है, R होता है, O होता है और तर्कार। तो यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्या है, क्लियर है। यहाँ तक की बातें क्या है, क्लियर। लेकिन इसका स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं होता। हम लोग एक्चुअली दिखा देते हैं इसको इस तरह से, लेकिन होता इस तरह से नहीं है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वास्तव में वह होना कैसे चाहिए। अभी आप लोगों को पता है यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। कैसे, आप लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कैसे दो लोन पेयर होते हैं। अभी हम लोगों को समझना चाहिए इंपॉर्टेंट बात कि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक 8 होता है, यानी 1s2 2s2 2p4, ये आपका हो जाएगा। अभी यह बॉन्डिंग, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 तो बॉन्ड बना दिया है। यहाँ पर भी 1 2, यहाँ पर भी 1 और 2, ये तो बॉन्डिंग किया अपना। बाकी ये अपना ऑक्टेट जो है दूसरे से लेकर पूरा किया। मान लीजिए AR से यहाँ से लिया है, यहाँ R, यहाँ पे R वाला इलेक्ट्रॉन लिया है। हम इससे जो हम कट कुट वाला दिखा रहे हैं, इसके इनके इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। तो ये आपका अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। कुछ ये ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट क्या कर रहा है, यहाँ से लेकर के कंप्लीट कर रहा है। लेकिन जो ऑक्सीजन के बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन वो 2 हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 बॉन्डिंग वाले। बाकी 4 इसके पास, 2 ऊपर 2 नीचे इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री बच जा रहे हैं। इन्हीं बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इन्हीं बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। अब हम लोग इन्हीं लोन पेयर से ये चेक कर लेते हैं
इन्हीं लोन पेयर से ये चेक कर लेते हैं कि इनमें संकरण क्या होता है, जो बीच में ऑक्सीजन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। आप लोगों को पता ही होगा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ये सिंपल सा फार्मूला हम आपको पीछे वाले क्लास में भी बताए हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को ऐड कर देंगे तो हाइब्रिडाइजेशन संकरण निकलेगा। अब देखते हैं ऑक्सीजन 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को 1 लोन पेयर, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर, यानी 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। तो आप लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 2, यानी 2 2 4, 4 होने का मतलब आप लोग समझ जाएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन? sp3। अगर आपका 3 आता है तो sp2, यानी 1 s 2 p 3, यहाँ 1 s 3 p यानी 4, 1 s 3 p यानी 4। अगर यहाँ 2 आता तो sp होता। ये आपका सिंपल सा इतना बात आप लोगों को जानना होगा। ये बातें आप लोगों को पीछे बताई भी गई हैं 11th स्टैंडर्ड में। यहाँ पर केवल इतनी बातें पढ़ना है कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 2 2 4 यानी sp3, यानी sp3 संकरण यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर तीनों जगह पर जो संकरण होंगे कौन होंगे? sp3। अब sp3 यानी आप लोग बात को समझेंगे कि sp3 यहाँ पर भी इसका हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का sp3, यहाँ पर भी sp। अब आप लोगों को एक बात समझना होगा कि यह जो इसके जो स्ट्रक्चर होंगे वह इसके जो स्ट्रक्चर होंगे वो टेट्राहेड्रल हो जाएंगे, यानी 109 अंश 28 मिनट वाले हो जाएंगे। यानी इनकी जो संरचना बन जाएगी कुछ इस तरह से बन जाएगी, जैसे ऐसे को संरचना बन जाएगी। आप लोग बात को समझ रहे होंगे, बना दे रहे हैं आप लोग, कुछ ऐसी संरचना आपकी बनेगी इस तरह से, वह संरचना फॉर्म होगी। यानी ये जो एंगल आपका आएगा 109 अंश 28 मिनट आएगा। कितना आएगा आपका? 109 अंश 28 मिनट आपका आता है। यानी आपका 109 अंश और 28 मिनट जो होता है वो आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 109 अंश 28 मिनट। कुछ ऐसी संरचना होती है, ये जो एंगल होता है 109 अंश 28 मिनट। आप लोग बात को समझेंगे, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर। यानी यह जो संरचना होगी इस तरह से ना हो करके हम लोग कुछ बना देते हैं अभी ऑक्सीजन, अभी समझने के लिए ROR, ये लोन पेयर को हम लोग ऊपर दिखा देते हैं, कुछ ऐसे दिखा देते हैं। यहाँ लोन पेयर है आपका, ये दिखा देते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर। अगर हमें इसका दिखाना हो तो आप क्या लिख सकते हो? ऑक्सीजन है, एरिल हाइड्रोजन, और आपका एरिल को आप बेंजीन रिंग यहाँ बना लो, आपको क्लियरली दिखेगा ना आप क्या कहना चाहते हो, ये होगा। और यहाँ पर भी आपका लोन पेयर ही रहेगा, तो लोन पेयर आप बनाते हैं यूं, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन भर दो, ये होगा। अगली बात अगर हम लोग इसका दिखाएं तो ऑक्सीजन, एल्किल ग्रुप और आपका ये लोन पेयर दिखा दो। ये तो हम बात करते हैं, ये जो एंगल है वो होना चाहिए 109 अंश 28 मिनट होना चाहिए। अभी बात कर रहे हैं, होना चाहिए 109 अंश 28 मिनट। यहाँ पर भी 109 अंश 28 मिनट ये होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोग 11th में पढ़े होंगे वेस्पर थियरी। वेस्पर थियरी आप लोग जानते होंगे, वेस्पर थियरी का नाम आप लोग सुने होंगे। और उसमें बताया गया था आप लोगों को लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, इसके बाद फिर बॉन्ड पेयर। आप लोग सुने होंगे कि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा है, इसके बाद बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और इसके बाद फिर क्या होता है? बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। आप लोगों को बताया गया होगा ये वेस्पर का सिद्धांत। तो यहाँ पर आप लोग बात को समझेंगे, ये आपका पूरी तरह से ये आपका सिस्टम है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर लोन पेयर में रिपल्सन होने लगता है। क्या होने लगता है? लोन पेयर में रिपल्सन होने लगता है।
यहाँ पर लोन पेयर में अगर रिपल्सन होता है तो होता क्या है कि ये तो बड़ा बल्गी ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो इसको लोन पेयर थोड़ा इधर उधर नहीं कर पाता। लेकिन अगर इन दोनों में लोन पेयर रिपल्सन होने लगता है तो होता क्या है कि यह हाइड्रोजन को थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता है, नीचे तरफ खिसका देता है। तो यह जो एंगल है वह 109, यहाँ पर जब रिपल्सन हो जाएगा तो यह हाइड्रोजन नीचे तरफ आ जाएगा, तो यह एंगल 109:28 ना होकर के 108:09 हो जाता है। ध्यान देंगे, लोन पेयर रिपल्सन जब होता है तो इसके यह हाइड्रोजन जो होता है वह नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिपल्सन होगा तो यह क्या करेगा, हाइड्रोजन को नीचे धकेलेगा, हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, जिससे होगा क्या, आपका यह एंगल जो होगा वह कम हो जाएगा। होना चाहिए 109:28, लेकिन होता है 108:09। 108:09 आप लोग जानते रहे। अच्छा, कम हो गया, कम क्यों हुआ, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि यह एंगल कम क्यों होता है। आप बता दीजिएगा कि लोन पेयर रिपल्सन के कारण यह होता है, जो एंगल हो जाता है वह क्या होता है, कम हो जाता है। जो एंगल हो जाता है वह क्या होता है, कम हो जाता है। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी लोन पेयर रिपल्सन होता है, लेकिन यह एल्किल ग्रुप इसके अपेक्षा थोड़ा छोटा था। अब आप बात समझेंगे, यह बल्गी एल्किल ग्रुप है, एरिल ग्रुप है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा है, तो इसको रिपेल करना उतना आसान नहीं होता है, उतना आसान नहीं होता। फिर भी रिपल्सन होता है, लेकिन हाइड्रोजन का। और इस बार जो रिपल्सन होता है वह केवल थोड़ा सा एंगल चेंज होता है, 109 का एंगल बचता है, बाकी 28 मिनट जो होता है वह घट जाता है इधर से। ये बल्गी ग्रुप है, इसको रिपेल करना उतना आसान होता नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पर ज़्यादा रिपल्सन हो जाता है, तो ये वाला इसको रिपल्सिव करता है, थोड़ा यह भी रिपल्सिव होता है। यह बड़ा है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रिपल्सिव होता है, इसलिए ज़्यादा एंगल चेंज होता है। और हाइड्रोजन ज़्यादा चेंज होता है, ज़्यादा इधर होता है। यहाँ रिपल्सन होगा तो यह इनको नीचे धकेलेंगे, तो थोड़ा एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा चेंज। 108:09 हो गया यहाँ पर, जबकि यहाँ पर रिपल्सन तो हुआ, लेकिन यह बड़ा ग्रुप है इसलिए उतना ज़्यादा रिपल्सन नहीं हो पाया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 109 आपका 28 हो गया। और अगली बात जो है, यहाँ पर हम लोग आए तीसरी जगह पे, जो वहाँ पर है, यहाँ पर जो एंगल होता है वह 111:07 हो जाता है। और आप लोग बात समझें, 111:07 हो जाता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है। तो होता क्या है आपका कि लोन पेयर रिपल्सन के बाद जो आपका सैद्धांतिक बात है वो ये है कि यहाँ के रिपल्सन से कुछ ज़्यादा रिपल्सन यहाँ पर हो जाता है। मतलब इन बॉन्डिंग में ये बड़े ग्रुप हैं, आप बात समझेंगे, ये बड़े ग्रुप हैं। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन हो तो यह लोन पेयर इसको रिपल्सिव कर देता है, लेकिन यह दोनों एल्किल ग्रुप बड़े ग्रुप हैं, इनमें बॉन्ड पेयर में दोनों बॉन्ड पेयर हैं, दोनों में खुद रिपल्सन होने लगा, तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर ढकेलेंगे। जब दूर ढकेल देंगे तो इनका रिपल्सन जो उतना प्रभावी नहीं होगा, इनका रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। इसलिए यह एंगल जो होता है वह 109:28 से ज़्यादा बढ़ जाता है। कितना होता है, 111:07। तो आप लोग क्या कहोगे, यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन प्रभावी है। क्या प्रभावी है, इफेक्टिव कौन है, इफेक्टिव है कौन, लोन पेयर रिपल्सन। समझेंगे बात, यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन इफेक्टिव है, जबकि यहाँ पर कौन इफेक्टिव है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो है वह इफेक्टिव है। इसलिए यह एंगल जो होगा ज़्यादा हो जाएगा, इनके बीच का होना चाहिए 109:28, लेकिन हो जाता है 111:07। और यहाँ पर देखिए आपका थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है, यह बड़ा ग्रुप है लेकिन हाइड्रोजन थोड़ा बहुत रिपल्सिव हो जाता है, इसलिए 109 बचता है। जबकि यहाँ पर प्रभावी कौन है, लोन पेयर यह प्रभावी है, इसलिए एंगल क्या आते हैं आपके कम हो जाते हैं। तो आप लोग बात को समझ गए होंगे। यहाँ 109:28 की जगह पर आपका कितना होता है, 108:09, यहाँ पर 109 और यहाँ पर 111:07। आप लोग अगर पूछेगा कि यहाँ पर ये जो एंगल है वो क्या घट गया, आप बताएंगे यहाँ पर इफेक्टिव है बॉन्ड पे लोन पेयर। और यहाँ पर अगर पूछेगा कि क्यों घट गया, तो यहाँ पर बता देंगे कि यहाँ पर थोड़ा बहुत घटा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन हाइड्रोजन की तरफ से इफेक्टिव है और थोड़ा कम कर दिया तो 109:28। यहाँ ही बोल सकते हैं कि लोन पेयर रिपल्सन जो होगा वो थोड़ा इफेक्टिव होगा। जबकि यहाँ पर दोनों बल्गी ग्रुप हैं, बड़े ग्रुप हैं, तो यही बॉन्ड पेयर यहाँ पर इफेक्टिव हो गया, इसलिए यह क्या हुआ आपका
यहाँ पर जो एंगल हुआ वह कुछ ऐसा होने की बजाय यह ऐसा बढ़ गया, यह इधर की तरफ बढ़ गया, यानी बॉन्ड पेयर 111.7 आपका। ये आप लोग यहाँ तक की बातों को समझ गए होंगे। ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई हों तो हम आगे बढ़ें, अगली बात को देखते हैं। अगली बात यह है कि बॉन्ड लेंथ वाली अगर हम लोग चर्चा कर लें तो हम लोगों को बातें और ज़्यादा समझ में आएंगी। ये आपका R है, OH है, यह R है और R नहीं AR ले लेते हैं, AR है और OH है और R O और R है। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करें और देखें, हम लोग इन दोनों की बात पहले करते हैं। तो हम लोग जाने कि होता क्या है यहाँ पर कि R और O के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 142 pm होता है, 142 पिकोमीटर। कितना होता है? 142 पिकोमीटर। लेकिन यहाँ पर घट करके 142 ना हो करके 136 हो जाता है फिनाल में। समझेंगे बात? फिनाल में जो इनके बीच का बॉन्ड पेयर है वह घट करके 136 हो जाता है। ये वाला बॉन्ड पेयर क्यों हो जाता है? इस बात 136 पिकोमीटर 136 पिकोमीटर हो जाता है। क्यों? इस बात पर हम लोग चर्चा करें, देखें और जानें क्यों होता है। क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है। यहाँ पर क्या बनता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाता है। इसीलिए होता क्या है कि यहाँ पर जो होता है वह 142 pm के बजाय 136 pm रह जाता है। फिर से आप लोग सुनेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। आप लोग को इसके पहले वाले क्लास में बताया गया है कि बेंजीन रिंग जो होती है वह रेजोनेंस दिखाती है, यानी यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड यहाँ पर ऐसे 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 आप लोग बताया गया था अनुनाद संरचना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण यह बॉन्डिंग जो होती है इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच की जो होती है वह 136 पिकोमीटर होती है, जबकि यहाँ पर क्या होता है 142 पिकोमीटर। आप लोगों से कोई पूछेगा फिनाल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वह 136 पिकोमीटर या कम क्यों होता है? कम होता है तो कितना होता है? तो आप लोग बताओ 136 पिकोमीटर होता है। कम होने का रीज़न है कि इसमें अनुनाद संरचना का होना, जो बेंजीन रिंग है, जो एरिल कंपाउंड है, उसमें अनुनाद संरचना का होना, और अनुनाद संरचना का होने के कारण कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण आप लोग समझ जाएंगे कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के कारण इसकी जो लेंथ होती है वह कम हो जाती है। इसकी लेंथ क्या होती है? वह कम हो जाती है। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड आपका है तो लेंथ क्या है? थोड़ा ज़्यादा है। या डबल बॉन्ड हो गया तो लेंथ थोड़ा क्या हो गई? कम हो गई। ये ऑक्सीजन और कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड जुड़ जाते हैं तो इनकी लेंथ थोड़ा ज़्यादा आती है। जब पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है तो उसकी लेंथ जो होती है वह घट कर 136 पिकोमीटर बचती है। तो ये सिंपल सी बात है। आप लोगों को ये बातें क्लियर हुई होंगी कि ये कैसे हम बताएं, कैसे क्या किए। आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो होता है वह 142 पिकोमीटर होता है, जबकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण यह जो लेंथ होती है वह कम हो जाती है। तो यहाँ तक बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्लास में एल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन लेकर चलेंगे और समझेंगे, जानेंगे। इस क्लास में हम आशा करते हैं कि आपको सब बातें समझ में आई होंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही हैं। बाकी इसके आगे नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में इतना ही। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।